मेरा नाम अंजलि है। मुझे शुरू से ही दौलत, शोहरत और अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी, मगर मेरे माता-पिता ने मेरी शादी मिडिल क्लास लड़के से करवा दी। मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के बाद जब मेरे पति को कैंसर हुआ, तो उसने अपना सारा रुपया पैसा मुझे दे दिया और रोते हुए बोला, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं उसका महंगे अस्पताल में इलाज करवाऊंगी, मगर मुझे लंदन जाने का बहुत शौक था। मैं विदेशी कंट्रीज में घूमना चाहती थी। मैंने छुपकर उन पैसों से लंदन का वीज़ा लिया और लंदन भाग गई थी। मैंने सोचा कि मेरे पति को तो वैसे भी कैंसर है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। कुछ दिन के बाद वो खुद ही मर जाएगा। अब मेरा लंदन में ही एक इंडियन लड़के के साथ अफेयर चल गया था और उसने मेरे साथ शादी कर ली थी। एक दिन वो मुझे डिनर पर एक बड़े होटल में ले गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो मेरे पति को वहाँ का खाना पसंद नहीं आया और उसने होटल के मैनेजर से मिलने की ठान ली। जैसे ही होटल का मैनेजर वहां पहुंचा, तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर जैसे ही मुझे विश्वास हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा आज मेरे लिए जो रिश्ता आया था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर मेरी माँ का कहना था कि इस लड़के ने तुम्हें खुद पसंद किया है, तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम जैसी फैशनेबल लड़की को एक संस्कारी लड़के ने पसंद किया है। मैंने कहा, माँ, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। तुम जानती हो कि मुझे घूमना फिरना कितना पसंद है। शादी के बाद लड़कियां ससुराल की चार दीवारी में फंस जाती हैं और मैं शादी के बाद हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिससे मेरी शादी हो वो मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखे, मुझे सात समुंदर पार की सैर करवाए, हमेशा मेरा ख्याल रखे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करवाना जिसका बिजनेस लंदन, यूरोप, अमेरिका, दुबई जैसी कंट्रीज में हो और वो कभी अपने बिजनेस के लिए लंदन जाया करे, कभी अमेरिका, कभी यूरोप। और फिर उसके साथ साथ मैं भी चली जाया करूँगी, क्योंकि कुछ लड़कों को घूमने फिरने का शौक नहीं होता। कुछ लड़के अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय ही नहीं करते। अब वो अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय करे या ना करे, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर होता ही रहेगा। इसमें मेरा फायदा हो जाएगा। माँ कहने लगी कि अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखते बेटा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ वही होगा। तुम्हारा नसीब अगर विवेक के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारी शादी उसके साथ ही होकर रहेगी। वैसे तो तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। ये सुनते ही मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैंने कहा, ऐसे कैसे पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी? मुझसे मेरी मर्जी क्यों नहीं पूछी गई? मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। आप लोगों ने तो बस ये देख लिया कि वो संस्कारी है, सीधा है, समझदार है, मगर ये नहीं देखा कि जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है, उसे वो पूरी नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि उसकी सैलरी मेरे पिता की सैलरी से ज्यादा है। जैसे मेरे पिता मुझे कभी कहीं घूमने जाने नहीं देते, ऐसे ही वो भी कहीं मुझे घुमाने नहीं लेकर जाएगा। माँ कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता की जितनी हैसियत है, वो उसके हिसाब से तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उन्होंने कभी तुम पर कोई रोक टोक नहीं की, फिर तुम क्यों ऐसा कह रही हो? मैंने कहा, माँ, साफ बात है, मुझे अमीर लड़के से शादी करनी है। आपको लगता है कि पापा हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कितनी बार हम लोग मूवी देखने गए हैं और मूवी देखकर जब हम लोग वापस घर आते हैं, तो मैंने पापा से कहा है कि हमें बाहर से खाना खाना है। तब क्या पापा ने कभी हमें बाहर से खाना खिलाया? नहीं ना, क्योंकि उनकी जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं हमें मूवी दिखाकर। बस पापा की इतनी ही हैसियत है। अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा लेते, तो उसके बाद पूरे महीने हम अच्छा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हमने एक दिन जो महंगे होटल में खाना खा लिया। बस इतनी सी हैसियत है मेरे पापा की। देखो माँ, मेरी शादी अगर अमीर लड़के से होगी, तो जब दिल चाहे मूवी देखने चले जाओ, जब दिल चाहे डिनर पर चले जाओ। पैसे भरपूर होंगे, तो पति कभी कहीं ले जाने में बहाना भी नहीं करेगा। तो इसलिए पापा को समझाओ और यहाँ से मेरा रिश्ता खत्म करवा दो। मैं इतना कहकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसा मैं चाहती थी ऐसा नहीं हो सका। मेरे परिवार में मुझसे छोटी मेरी दो बहनें, एक सबसे छोटा भाई और मेरे माता पिता थे। पापा ने मेरा रिश्ता विवेक के साथ पक्का कर दिया था, और वो भी मेरी मर्जी पूछे बिना। मेरे सभी परिवार वालों का कहना था कि ऐसा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो सबसे ज्यादा तुम पर ही ध्यान देगा।
तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, इसलिए खामोशी से शादी कर लो, ज़्यादा नाटक मत करो। तुम्हारी और भी बहनें हैं, तुम्हारी शादी के बाद उनकी शादी के बारे में भी सोचना है। मैंने अपने घर में काफ़ी हंगामा किया था, कई दिन तक खाना नहीं खाया था। अपनी दोस्तों को बुलाकर उनसे भी कहा था कि वो मेरी फैमिली को समझाएं, लेकिन मेरे घर वालों में से कोई भी अपनी मर्जी से पीछे नहीं जाता और मेरी शादी ज़बरदस्ती विवेक के साथ कर दी गई। मैंने हमेशा अपनी सहेलियों के सामने यही कहा था कि मेरी शादी तो किसी ऐसे इंसान से ही होगी जो बहुत ही अमीर होगा। आज जब मेरी शादी विवेक से होने जा रही थी, तो मेरी सारी सहेलियां धीरे धीरे मुझ पर हंस रही थी। मैंने अपनी बहनों से कहा, देख लिया तुम लोगों ने, मेरी सहेलियां मेरा मजाक बना रही हैं। मेरी छोटी बहनें मुझसे उम्र में छोटी थी, मगर मुझसे ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने कहा, तुमने अपने दोस्तों को हमेशा अपने बारे में बढ़ चढ़कर बताया है, इसलिए उन्हें आज तुम्हारी मजाक बनाने का मौका मिला है। इंसान को हमेशा कम में ही गुजारा करना चाहिए। ऊपर वाला जब उसे ज़्यादा देता है, तब उसे अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, मगर तुम कम में गुजारा करने वाली इंसान नहीं हो। तुम्हें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है और ज़्यादा ख्वाहिश करने वाले इंसानों को पहले इसी तरह की मजाक का सामना करना पड़ता है। अपनी बहन की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। एक तरह से वो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही थी, लेकिन मैं उस समय उसकी बात को रूडली ले गई। मेरी शादी विवेक के साथ हो गई। जब मैं उसके घर आई तो मैंने देखा कि उसका घर मामूली सा घर था। इतना ज़्यादा छोटा था, न ज़्यादा बड़ा था। 2 लोगों के लिए काफ़ी बड़ा घर था। मैं चाहती तो इस घर में आराम से एडजस्ट कर सकती थी, क्योंकि इस घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर मुझे तो इससे भी ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत थी। शादी की पहली रात उसने मुंह दिखाई में मुझे सोने की अंगूठी दी थी। मुझे उस अंगूठी को देखकर खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे सोने की अंगूठी नहीं, डायमंड की अंगूठी चाहिए थी। मैं खामोश रही। दिन गुजरते रहे और मैं जैसे तैसे इस घर में गुजारा कर रही थी। विवेक मुझे खुश करने की हर तरह से कोशिश करता था। हर संडे को वो मुझे डिनर पर भी ले जाता था, मगर मेरी चाहत थी कि मैं बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। वो मुझे उन रेस्टोरेंट्स में ले जाता था जहां मिडिल क्लास लोग आते थे, जहां सिर्फ मामूली सा ही खाना होता था और खाने का सिर्फ 4 या 5 हज़ार का बिल बनता था। एक दिन विवेक ने मुझसे सवाल किया, अंजलि, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मुझे उसके इस सवाल पर गुस्सा आ रहा था। दिल तो कर रहा था कि उससे कहूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हें तो ज़बरदस्ती मेरे साथ बांध दिया गया है, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकी थी। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखता था और मेरे अलावा किसी दूसरी औरत को नज़र उठाकर तक नहीं देखता था। उसके अंदर एक क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। वो बहुत ही स्मार्ट था। उसकी स्मार्टनेस और भोलापन देखकर ही तो मेरे माता पिता ने उसे मेरे लिए पसंद किया था। एक दिन उसने मुझे कहा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूँगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मैंने कहा कि आप सच कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ हाँ बाबा, बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने उसे कहा, तो फिर मुझे अमेरिका या फिर लंदन लेकर चलो, मुझे ऐसी जगह घूमना बहुत पसंद है। मेरी बात सुनकर एकदम से वो खामोश हो गया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। मैंने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और कहा कि क्या हुआ? उसने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। वो ऐसा है ना अंजलि, मैं इतनी दूर तुम्हें लेकर कैसे जा सकता हूँ? मुझे लगा कि तुम यहीं कहीं घूमने की बात करोगी। मैंने कहा, मुझे पता था, तुम लड़के सिर्फ सपना दिखाते हो, उनको पूरा नहीं करते। उसने मुझे मनाने वाले अंदाज में कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम शिमला घूमने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ अपनी फैमिली के साथ पहले ही जा चुकी हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई थी और वो खुद ऑफिस चला गया। शायद वो वहाँ परेशान रहा था, तभी तो आधे दिन से ही घर वापस आ गया था और मुझे मनाने लगा। वो मेरे लिए बहुत सुंदर सी साड़ी लेकर आया था। उसे लगा था कि शायद मैं उसके इस गिफ्ट से मान जाऊंगी, अपना सारा गुस्सा भूल जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो साड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लेकर आया था कि मैं अपना सारा गुस्सा भूल गई थी, क्योंकि वो साड़ी बहुत ही महंगी थी और बहुत बड़े शोरूम की थी। मैं उसे पहनकर अच्छे से तैयार हो गई और उससे कहा कि मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ। उसने कभी मुझ पर किसी तरह की भी पाबंदी नहीं लगाई थी। मैं उससे जैसा कहती वो वैसा मान लिया करता था।
मैंने वो साड़ी जाकर सबसे पहले अपनी फ्रेंड्स को दिखाई। उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और कहा कि लगता है कि साड़ी लगभग 40-50 हज़ार की होगी। मुझे अपनी सहेलियों से तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा था। मैं साड़ी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। ये देखकर विवेक को बहुत अच्छा लगा था। उस दिन के बाद से वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगा, लेकिन मेरे दिल में विदेश जाने की चाहत अभी भी जाग उठती थी। इसी तरह हमारी शादी को 4 साल गुजर गए। विवेक ने मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे अपनी तरफ से कभी खुश नहीं रख पाई। न मैंने कभी उसे उसकी पसंद का खाना बनाकर दिया, न कभी उसकी पसंद का कोई ऐसा काम किया जिससे उसको खुशी मिले। लेकिन वो फिर भी मेरे साथ खुश रहता था और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। इन 4 सालों में कई बार विवेक की तबीयत खराब हुई थी। वो दवाई खा लिया करता था और फिर ठीक हो जाता था। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। एक दिन उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और फिर उसके बाद वो बिस्तर से उठ नहीं सका। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगी। रिपोर्ट्स में आया कि उसे कैंसर है, और ये बात जब मुझे और विवेक को पता चली तो हम दोनों हैरान रह गए थे। मुझे एहसास हुआ था कि विवेक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी आने लगी थी और फिर मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो अब ऑफिस भी नहीं जाता था। उसने बुरे समय के लिए काफ़ी सारा पैसा जोड़ कर रखा हुआ था। उसे लगता था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज भी चल रहा था। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया, मगर उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया था। मैं उसका ख्याल रखती थी। भले ही मुझे उसके काम करने में उलझन होती थी, लेकिन ये सोचकर मैं खुद को समझा लिया करती थी कि वो बीमार है और उसका इस दुनिया में मेरे अलावा है ही कौन। धीरे धीरे घर में मौजूद सारा रुपया पैसा खत्म होने लगा और विवेक के इलाज में परेशानी आने लगी। विवेक हमेशा मेरा हाथ थामकर कहता था कि अंजलि, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। उसके ये शब्द मेरे दिल को इमोशनल कर देते थे। मैंने कहा, विवेक, तुम्हारे इलाज के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हमें तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। वहां से शायद इलाज के बाद तुम्हारा बचना पॉसिबल है। विवेक ने कुछ देर बाद अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उसका दोस्त एक सूटकेस में 10 लाख रुपए रख कर लाया। ये रुपया विवेक ने अपने बुरे समय के लिए जोड़ कर रखा था। उसने कहा कि मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। मैं काफ़ी पैसा कमाता था, लेकिन हमेशा फिजूल खर्ची से बचता था। मैंने सोचा था कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो ये पैसा मेरे भविष्य के लिए और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। ये पैसे मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। अंजलि, इन पैसों से मेरा इलाज करवाओ। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे कैसे होंगे? मैं अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख सकूँगा? तुम्हारा ख्याल कैसे रख सकूँगा? विवेक का दोस्त तो पैसे देकर चला गया था, मगर वो पैसे अब मेरी आंखों के सामने टेबल पर पड़े हुए थे। वो पैसे सिर्फ कागज़ के टुकड़े नहीं थे, बल्कि वो मेरी किस्मत की चाबी थे, जिसका मैं पिछले 6 साल से इंतज़ार कर रही थी और सूली पर लटक कर गुजार रही थी। इन पैसों को देखकर मेरे दिल में लालच आ गया था। मेरे हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट थी। इस खामोश कमरे में सिर्फ इन नोटों की सरसराहट गूंज रही थी और मेरा पति बिस्तर पर लेटा हुआ मुझे मोहब्बत और उम्मीद से देख रहा था। मुझे लंदन जाने का शौक था। मेरे पति ने मेरा ये सपना पूरा करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसकी बीमारी बीच में आ गई और उसका सारा पैसा उसकी बीमारी में बर्बाद हो गया। मैंने नोटों की गड्डी गिनकर एक तरफ रखी और अपने पति की तरफ देखा। मेरे पति ने कहा कि चलो अंजलि, ये पैसे लेकर किसी अच्छे अस्पताल चलो और मेरा वहाँ प्रॉपर इलाज करवाओ। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हें ठीक ज़रूर करवाऊंगी। उसने कहा, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं, अब आसानी से मेरा इलाज हो सकता है। मेरे पति के चेहरे पर थकावट के बावजूद एक ऐसी मुस्कुराहट उभर आई थी जिसने मेरे दिल को पिघला दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन 10 लाख रुपए को इकट्ठा करने में सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, उसके ढेर सारे सपने और ढेर सारी ख्वाहिशें भी थी। वो जिंदा रहकर मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन मैं उस बीमार के साथ अब और नहीं रह सकती थी। मुझे पता था कि मैं उसका कितना ही इलाज करवा लूँ, वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कैंसर के पेशेंट के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। विवेक ने मेरा हाथ थामकर कहा, मैं जानता हूँ मेरे बीमार होने से तुम्हें भी बहुत परेशानी है, तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ रही है। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें कहीं बाहर डिनर पर नहीं ले गया।
पिछले 1 साल से मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करवा सका। मुझे माफ़ कर देना अंजलि। मैं एक बार ठीक हो जाऊँ, फिर मैं तुम्हारी एक-एक ख्वाहिश को पूरी कर दूँगा। मैंने उसके हाथों को मज़बूती से थाम लिया, जो घर के कामकाज की वजह से खुरदुरे हो गए थे, और उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसका इलाज इन पैसों से ज़रूर करवाऊँगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगले दिन मेरी विवेक के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। उस रात मैं सो नहीं सकी थी। अपने विचारों में लंदन की चकाचौंध के बारे में सोच रही थी। मैंने इंटरनेट पर लंदन के बारे में सब कुछ देख रखा था। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि इन पैसों से मैं अपना सपना पूरा करूंगी। ये पैसे अपने पति के इलाज पर लगाकर उन्हें बर्बाद नहीं करूंगी। अगले दिन मैं घर से तो निकली थी, मगर अस्पताल नहीं पहुंची थी। अपनी दोस्त के साथ लंदन का वीज़ा लगवाने चली गई थी। अब हर समय मुझे एजेंट की कॉल का इंतज़ार रहता था। विवेक बार बार मुझसे कहता कि तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रही, डॉक्टर ने क्या कहा। मैं कभी तो उसे ये कहकर टाल देती कि डॉक्टर ने तुम्हारे लिए दवाई दे दी है और कहा है कि इस दवाई से ही फ़र्क हो जाएगा। मैं उसे बताती थी कि ये दवाई बहुत महंगी आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं मामूली से ही डॉक्टर से उसकी दवाई ला रही थी, जो कि कम पैसों की पड़ रही थी। अब तो मेरे पति की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। अभी भी मैं अपने पति के ढेर सारे काम कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इस इंसान से शादी करके कोई सुख नहीं पाया, बल्कि इसने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। बस कुछ दिन की बात है और फिर मैं इसे छोड़कर लंदन चली जाऊंगी और इसके दिए गए पैसों से वहाँ कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर लूंगी, क्योंकि मेरी वहाँ बहुत सारी फ्रेंड्स गई हुई थी जो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। विवेक बार बार मुझसे कहता रहा कि तुम मुझे डॉक्टर के क्यों नहीं लेकर जा रही हो, तुम मुझे किसी बड़े अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रही हो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मैं बार बार उसको यही तसल्ली देती थी कि तुम ठीक हो जाओगे। कभी मैं उससे 2 दिन के बाद अस्पताल ले जाने का कहती, तो कभी 1 हफ्ते के बाद। इसी तरह बात को टालते टालते कई दिन गुजर गए थे। मैंने विवेक का मोबाइल भी स्विच ऑफ करके एक तरफ रख दिया था, क्योंकि उसके दोस्तों के फ़ोन हमेशा आते रहते थे। वो किसी दोस्त को ये ना बता दे कि अभी तक मैंने उसका बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाया। इस डर से मैंने उसके मोबाइल को छुपा दिया था और उसे कह दिया था कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो रहा है, मैं तुम्हें नया मोबाइल लाकर दूंगी। मुझे ये बात डॉक्टर ने बता दी थी कि विवेक को ब्लड कैंसर है और उसके अंदर ये बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। मगर जब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या उसका इलाज मुमकिन है, डॉक्टर ने कहा था कि जी, उनका इलाज हो सकता है, उनको बचाया जा सकता है, वो पूरी तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। हमें जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। मुझे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैंने अपने पति का ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा था कि खर्च बहुत ज़्यादा है, मगर वो बच जाएंगे। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन विवेक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको ठीक से सांस नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से हाथ पैर मार रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे अस्पताल लेकर चलो, मेरा इलाज करवाओ। ऐसी हालत देखकर मैं डर गई थी, इसलिए मजबूरन उसे अस्पताल ले गई। महंगे अस्पताल नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल ले गई थी और उसे यही बताया था कि ये एक अच्छा और महंगा अस्पताल है और यहाँ तुम्हारा इलाज अच्छा होगा। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो बेड से हिल भी नहीं सकता था, तो फिर उसे सच्चाई कैसे पता चलती। वो खुशी से बिस्तर पर पड़ा रहता था। वहाँ उसका इलाज चल रहा था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि ये केस हमारे बस का नहीं है, आप इनको किसी प्राइवेट और अच्छे अस्पताल में ले जाइए। दूसरी तरफ मेरे बचपन का सपना था, जो अब हकीकत बनने के बिल्कुल करीब था। मैंने विवेक को यही तसल्ली दी थी कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, तुम्हारा इलाज चल रहा है। विवेक ने फिर से मुझे यही कहा, अंजलि, मुझे बचाने में कोई कमी ना छोड़ना। पैसों की कमी हो तो मेरा घर भी बेच देना, अपने जेवर बेच देना, कुछ भी करके मुझे बचा लेना। मैं जीना चाहता हूँ। मैंने रात को उसका हाथ नरमी से पकड़ा, जो कि बुखार की वजह से गर्म था, और कहा कि हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं वहाँ से बाहर आ गई, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी, जिनमें मेरे लिए अंधा भरोसा था। उस रात जब मैं घर पहुंची, तो घर का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था और हर चीज़ मुझे विवेक की याद दिला रही थी। लेकिन मेरा जुनून अब पागलपन की हद तक बढ़ चुका था। मैंने अलमारी से अपना पासपोर्ट टिकट और वो 10 लाख रुपए निकाले और उन्हें एक बैग में डालना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे बार बार विवेक का ख्याल आ रहा था कि मैं उसको अस्पताल में अकेला छोड़कर जा रही हूँ और मेरे पास जो पैसे हैं
उनसे उसकी जान बच सकती है। लेकिन फिर मुझे लंदन की वो ज़िंदगी याद आई जिसके लिए मैंने सब कुछ दाँव पर लगा दिया था। मैंने खुद को समझाया था कि विवेक वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, मर गया तो मेरे हाथ से पैसे भी चले जाएँगे। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि मैं अपने फ्यूचर को बचा लूँ। मैंने जल्दी-जल्दी अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लिया था और घर की चाबियाँ वहीं टेबल पर छोड़ दी थी, जहाँ हम बैठकर बातें करते थे। मैंने विवेक के साथ ज़िंदगी के 6 साल गुज़ारे थे और फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। बाहर गली में गहरा अंधेरा था। मैंने एक आखिरी नज़र उस पर डाली थी, जहाँ मैंने विवेक के साथ अपनी ज़िंदगी के 6 साल गुज़ारे थे और फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर गली में अंधेरा था। मैं चोरों की तरह दबे पाँव चलती हुई मेन रोड तक आ गई थी, जहाँ मैंने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही मैंने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे कॉल करके विवेक की कंडीशन बताए या मुझे वापस बुलाने की कोशिश करे। एयरपोर्ट के रास्ते में मुझे बार-बार विवेक का चेहरा याद आ रहा था और मुझे लग रहा था कि वो मुझे पुकार रहा है। लेकिन मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी तेज़ चलाए। जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और मैंने बोर्डिंग पास लिया तो मुझे लगा कि मैंने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। लेकिन जैसे ही प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया तो मेरे दिल से बोझ कम होने लगा और मुझे अपनी आंखों के सामने लंदन की रोशनियां नजर आने लगी और मैंने विवेक को उसके हाल पर छोड़कर एक नई दुनिया की तरफ उड़ान भर ली, जहां मुझे लगा कि सिर्फ खुशियां मेरा इंतजार कर रही हैं। प्लेन के पहिए जैसे ही लंदन के रनवे से टकराए तो मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जो शायद प्लेन का नहीं बल्कि मेरे मन का आखिरी हिचकोला था, जिसे मैं इंडिया की ज़मीन पर ही छोड़कर आ गई थी। मैंने लंदन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही एक गहरा सांस लिया और वहाँ की हवा को अपने फेफड़ों में उतार लिया और खुद से फैसला कर लिया कि अब मैं पीछे पलटकर नहीं देखूंगी, क्योंकि पीछे देखने का मतलब सिर्फ तकलीफ और पछतावा था। मैंने अपना पुराना सिम कार्ड निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया और उसके साथ ही मैंने विवेक, अपना घर और अपने सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए थे, जो मुझे पुरानी गरीब जिंदगी की याद दिलाते थे। शुरू के दिन मेरे लिए बहुत कठिन थे, क्योंकि एक तरफ नए देश की मुश्किल थी और दूसरी तरफ कभी कभी रात के आधे समय विवेक का ख्याल मुझे आ जाता था। लेकिन मैं जल्दी से अपने दिमाग को झटक देती थी। यहाँ मुझे मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी और मैं उनके साथ ही रह रही थी। मैंने दिन रात एक कर दिया था। मेरी दोस्त ने अपने हस्बैंड के थ्रू मुझे नौकरी भी दिलवा दी थी। मैं उस कंपनी में जॉब करती थी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। जो पैसा मैं यहाँ से लेकर गई थी, वो सारा पैसा भी मेरी दोस्त ने अपने पास रख लिया था और उसने मुझसे कहा था कि तुम्हें यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी, तुम आराम से रहो और नौकरी भी करो। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और जैसे जैसे मैं कामयाब होती गई, वैसे वैसे मेरे दिल की पुरानी यादें भी धुंधली हो गईं। 5 साल का समय पलक झपकते ही गुजर गया और मैं इन 5 सालों में वो अंजलि बन गई थी, जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी, लाखों रुपए कमाती थी, जिसके पास बंगला, गाड़ी और वो सब कुछ था जिसका मैंने सिर्फ सपना देखा था। अगर मैं उस दिन वो जज्बाती फैसला ना करती और वो पैसे विवेक के इलाज पर लगा देती, तो आज मैं भी एक हाउसवाइफ की तरह ही अपने देश में बर्बाद हो रही होती, क्योंकि फिर मैं विवेक की विधवा बन जाती और हमारे देश में विधवा लड़कियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। मेरी जिंदगी में सिर्फ ऐशो आराम था और किसी रंगीनी में मेरी मुलाकात रूहान से हुई, जो लंदन की एक अमीर और मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली कई साल पहले यहाँ बिजनेस के इरादे से आई थी और आज वो लोग करोड़पति बन गए थे। रूहान एक बिजनेसमैन था और वो विवेक से बिल्कुल अलग था। उस पर भरोसा किया जा सकता था। वो थोड़ा मुंहफट था और उसे अपनी दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन मुझे उसकी यही अदा भा गई थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक ऐसे हमसफ़र की ही तलाश थी। हमारी दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई, या यूँ कह लो कि हम दोनों को एक दूसरे में अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। एक दिन जब हम दोनों एक पार्टी में मौजूद थे, तो मैंने रूहान का हाथ थामकर कहा, रूहान, मैं अब अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि तुम वो अकेले लड़के हो जो सिर्फ मेरे लिए बने हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रूहान ने अपनी उंगली में मौजूद डायमंड की अंगूठी को देखते हुए एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अंजलि, मुझे तुम्हारे अंदर एक कामयाब लड़की नजर आती है और मेरी मॉम भी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मेरा जवाब हाँ है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। मुझे शादी के बाद अपना पुराना वाला लाइफस्टाइल ही चाहिए जो मैं अभी गुजार रहा हूँ। तुम मुझे टिपिकल पति की तरह ट्रीट नहीं करोगी।
मैंने हंसकर कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसी ही सोच रखती हूँ। उसके बाद हम दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करने लगे और उस लम्हे मुझे एक बार भी विवेक का ख्याल नहीं आया। मुझे अपनी इंडिया की एक दोस्त से पता चला था कि विवेक की डेथ हो गई है। मेरे भरोसे पर रहकर उसकी जान चली गई थी। हमारी शादी और एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए रूहान ने मुझे डिनर पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था। उसने मेरे लिए लंदन के सबसे महंगे और 5 स्टार होटल को सिलेक्ट किया था। उस रात में बहुत ही प्यारी लग रही थी और रूहान भी बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। हम दोनों जब होटल में दाखिल हुए तो लोग पलट पलट कर हमें देख रहे थे, जिससे मेरे दिल को और ज़्यादा तसल्ली मिल रही थी। हम टेबल पर बैठे, हमारे आसपास धीमी आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। वेटर ने आकर मेन्यू पेश किया तो मैंने बड़े नखरे के साथ ऑर्डर दिया और मैं रूहान को प्यार भरी नज़रों से देखती रही और दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर घमंड करने लगी कि कहाँ वो घटिया सी जिंदगी थी और अब ये इतनी मस्त जिंदगी है। रूहान ने मुझसे बात करते हुए कहा, तुम्हें जिस डिज़ाइनर से भी कपड़े लेने हो ले लेना। हमारी शादी लंदन का सबसे बड़ा फंक्शन होगा जिसे लोग याद रखेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। मुझे शर्म आ रही थी। खाना सर्व हुआ तो हम दोनों ने खाना शुरू किया। अभी कुछ ही बाइट लिए थे कि रूहान का मूड खराब हो गया और उसने प्लेट से चम्मच पटकते हुए कहा कि ये क्या है, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा पड़ा है। मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि कूल डाउन रूहान, कोई बात नहीं, हम इसे चेंज करवा लेते हैं, तुम इतना गुस्सा मत करो। लेकिन रूहान का पारा हाई हो गया था। उसने जल्दी से वेटर को आवाज़ दी और ऊंची आवाज़ में डांटते हुए कहा कि तुम लोग इसको 5 स्टार होटल कहते हो और सड़क छाप ढाबू जैसी सर्विस करते हो। बुलाओ अपने मैनेजर को, मैं अभी उसकी क्लास लेता हूँ। वेटर बेचारा घबरा गया और माफ़ी मांगने लगा। सर प्लीज़ आप नाराज़ ना हो, मैं अभी किचन में चेक करता हूँ। लेकिन रूहान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा कि मुझे बहाने नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि अपने हेड मैनेजर को बुलाओ, मुझे इसी समय शिकायत लगानी है। वेटर ने डरते हुए कहा कि यस सर, मैं अभी हेड मैनेजर को भेजता हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इतना कहकर वो जल्दी से खिसक गया था। मैंने रूहान का हाथ पकड़कर कहा कि तुम अपना मूड खराब क्यों कर रहे हो, छोड़ो हम कहीं और चलते हैं। लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा कि नहीं, मैं उस मैनेजर को उसकी औकात दिखाकर ही जाऊंगा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि हॉल में जूते की आवाज़ गूंजी, जो बहुत ही एटीट्यूड से भरी और नपी तुली थी। मैंने देखा कि वेटर बड़ी इज्जत के साथ रास्ता छोड़ रहे हैं और एक आदमी जो बड़े महंगे बिजनेस सूट में शामिल था और जिसके हाथ में एक फाइल थी, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारी टेबल की तरफ बढ़ रहा था। उसका सर झुका हुआ था और वो फाइल में कुछ देख रहा था, लेकिन उसकी पहचान में एक अजीब सा एटीट्यूड था कि रूहान भी खामोश हो गया था। वो हमारी टेबल के करीब आया और बड़ी नरमी से बोला, गुड इवनिंग सर एंड मैम, मुझे बताया गया है कि आपको हमारे होटल से कुछ शिकायत है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई, क्योंकि ये आवाज़ मेरे लिए अजनबी नहीं थी। ये आवाज़ थी जिसे मैंने हज़ारों बार अपने कानों से बात करते हुए सुना था, लेकिन मेरा दिमाग उसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने पानी का ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसने चेहरा उठाकर हमारी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटकर टेबल पर गिर गया और शीशा टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन मुझे इस शोर की परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने जो नज़ारा था उसने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया था। मेरे सामने खड़ा हुआ वो कॉन्फिडेंस से भरपूर और सुंदर इंसान कोई और नहीं बल्कि विवेक था। मेरा सांस गले में अटक गया था और आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे मुमकिन है? विवेक तो कैंसर का मरीज था, वो मर रहा था और मेरे हिसाब से तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे। तो फिर यहाँ जिंदा सलामत और इतनी बड़ी पोस्ट पर मेरे सामने कैसे खड़ा है? वो विवेक ही था जिसने कभी मेरे साथ नज़र मिलाकर बात तक नहीं की थी। आज वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। उसने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरानी और सदमे की परछाई उभर आई थी। उसका रंग हल्का सा फक हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद पर ऐसा कंट्रोल किया कि मैं दंग रह गई थी। उसके चेहरे से पहचान के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए थे और वहाँ सिर्फ एक अजनबी और प्रोफेशनल सीरियसनेस आ गई थी, जैसे वो मुझे जानता ही ना हो या मैं उसके लिए कुछ थी ही नहीं। रूहान ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? मैंने बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज़ में झूठ बोला, कुछ नहीं, बस मेरा हाथ स्लिप हो गया था। लेकिन मेरी नज़रें विवेक के चेहरे पर जमी हुई थी। विवेक ने बहुत सुकून से वेटर को इशारा किया कि टेबल साफ करे
और फिर रूहान से बात करने लगा कि जी सर, आप बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। रूहान, जो मेरी हालत से बेखबर था, उसने दोबारा अपनी शिकायत शुरू कर दी। मैनेजर, आपका शेफ शायद भूल गया है कि ये 5 स्टार होटल है। विवेक ने बहुत सुकून से उसकी बात सुनी और कहा कि मैं आपकी शिकायत नोट कर लेता हूँ और आपके लिए अभी फ्रेश और कंप्लीट डिनर का इंतज़ाम करवाता हूँ। उम्मीद है अब आपको शिकायत नहीं होगी। उसके अंदाज में ऐसी ठंडक और अजनबीपन था कि मेरा दिल चिढ़ने लगा। वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसका हर शब्द मेरे दिल पर लग रहा था। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं चीखकर उसे पुकारूं या यहाँ से भाग जाऊं? वो अपनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एंजॉय योर डिनर कहकर पलट गया। उसके पलटते ही मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने रूहान से कहा कि तुम बैठो, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। और इतना कहकर मैं तेजी से उठी। मैंने विवेक का पीछा किया, जो रास्ते में जा रहा था। और जैसे ही वो हम लोगों की नज़रों से ओझल हुआ, मैंने कांपती आवाज़ में उसे पुकारा, विवेक रुको। विवेक रुक गया, लेकिन पलटा नहीं। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। मैंने करीब जाकर उसके सामने खड़े होकर देखा तो उसकी आंखों में अब वो अजनबीपन नहीं था, बल्कि नफरत का एक ऐसा समंदर था जिसमें मैं डूब रही थी। मैंने कांपते हुए होठों से पूछा कि तुम जिंदा हो? ये सब कैसे हुआ? मैं तो समझ रही थी कि तुम। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि वो कड़वाहट के साथ मुस्कुराया और उसने मेरी बात काट दी और कहा कि हाँ अंजलि, आपने तो यही सोचा था कि मैं मर जाऊंगा, बल्कि आप तो मेरी मौत की तमन्ना करके गई थी ताकि आपका दिल सुकून से रहे और आपको कभी पीछे पलटकर ना देखना पड़े। उसके शब्द जहर की तरह मेरे कानों में उतर रहे थे और मैं उसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी हुई थी। मेरे पैरों में जान नहीं रही थी और मैं दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई। मैंने घबराकर अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की और कहा, नहीं विवेक, तुम गलत समझ रहे हो। मैं डर गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मैं खामोश हो गई और फिर कुछ सेकंड के बाद बोली कि मुझे लगा कि मैं वहां रहकर भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर अपना सपना पूरा कर लूंगी। तुम्हारे पैसों से अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, किसी काबिल बन जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा, जिसमें दुख और नफरत मिली हुई थी। उसने कहा, अंजलि, झूठ तो कम से कम ठीक से बोलो। तुम तो मेरे ही पैसों से मेरा इलाज करवा रही थी। तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए उस बोझ से भागी थी जो तुम्हारे सपनों के रास्ते में रुकावट बन रहा था। तुम शायद ये सब कुछ बहुत पहले से कर देती, लेकिन पहले तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब तुम्हारे पास पैसे आए, तब तुम्हारी आंखें लालच से चमक गईं। तुम मुझे सरकारी अस्पताल में अकेला छोड़कर चली गईं। तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा कि मैं कितना दर्द से तड़प रहा था। तुम झूठ बोलकर चुपके से निकल गईं। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने रोते हुए कहा, विवेक, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं मतलबी हो गई थी, लेकिन देखो, आज मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारी अंजलि यहाँ एक बिजनेस वूमेन है। मैं बदल गई हूँ। विवेक ने नफरत से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्या बदलोगी अंजलि? इंसान की फितरत नहीं बदलती। तुम आज भी वही मतलबी लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अपनी खुशियों के बारे में सोचती थी। मैंने बेबसी से पूछा कि फिर तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो कैंसर, वो मौत, वो क्या था? क्या डॉक्टर ने झूठ बोला था? क्या तुम्हारे साथ कोई चमत्कार हो गया? मेरे सवाल पर विवेक की आंखों में बीते हुए समय की परछाई लहर गई थी और उसने दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग को घूरते हुए कहा कि वो चमत्कार ही था, लेकिन वो चमत्कार तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि एक अजनबी की वजह से हुआ। उसने बताया कि जिस रात तुम मुझे सरकारी अस्पताल में तड़पता हुआ छोड़ गई थी, उसी रात अस्पताल में मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैं अपनी मौत मांग रहा था। मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी और मैं वहीं दम तोड़ दूंगा। लेकिन एक लेडी डॉक्टर जो वहां राउंड पर आई थी, उन्होंने जल्दी से मेरा चेकअप किया तो मेरी खराब हालत देखकर उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से मुझे उस अस्पताल से निकालकर किसी बड़े अस्पताल में ले गई और उस लेडी डॉक्टर ने मेरा इलाज शहर के बड़े और प्राइवेट अस्पताल में करवाया। विवेक की बातें सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ रही थी। मेरा सर झुका हुआ था और मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही थी कि मेरे पति की मदद एक अनजान लड़की ने की, जबकि मैं उसकी पत्नी होकर भी उसे मौत के मुंह में छोड़ गई। विवेक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इलाज के लिए जल्दी से पैसों की ज़रूरत है, तो उस डॉक्टर ने मेरी जान बचाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से बंदोबस्त किया। वो खुद ट्रेनी डॉक्टर थी और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर रही थी।
कुछ दिन इलाज होने के बाद जब मुझे थोड़ा सुकून मिला और मैं बोलने काबिल हुआ, तो मैंने अस्पताल की नर्स से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है। नर्स ने मुझे बताया कि यहाँ आपको डॉक्टर वंदना लेकर आई थी। वो बहुत ही अच्छी इंसान है। उन्होंने आपका इलाज अपनी निगरानी में करवाया है और उन्होंने ही आपके इलाज का सारा खर्चा भी उठाया। अब हम आपकी पत्नी को तो नहीं जानते, मगर डॉक्टर वंदना अभी थोड़ी देर में यहाँ आती होंगी। जब डॉक्टर वंदना वहाँ आई, तो उसने मुझे मुस्कुराकर पूछा कि आप कैसे हैं। मैंने फिर उससे वही सवाल किया कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो उसने बताया कि मैं अस्पताल से आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, आपके घर का एड्रेस निकलवाया और जब आपके घर पर पता किया तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमें नहीं पता आपकी पत्नी कहाँ चली गई। डॉक्टर वंदना की बात सुनकर मैं खामोश रहा। मैं उसकी सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। उसने मुझे नई जिंदगी दी। मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। कई महीनों तक मेरी कीमोथेरेपी चली। मेरे बाल झड़ गए, मेरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन उस लड़की ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं जी सकता हूँ। और तुम जानती हो उस दौरान मेरे लिए इन सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ क्या थी? वो कैंसर का दर्द नहीं था, बल्कि वो इंतज़ार था जो मैं हर रोज़ करता था कि शायद तुम्हारा फ़ोन आएगा, शायद तुम वापस आओगी, शायद तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन 5 साल गुजर गए और तुम नहीं आई। तब मैंने समझ लिया कि विवेक मर चुका है और अब जो जिंदा है वो कोई और है, जिसे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सेहतमंद होने के बाद डॉक्टर वंदना ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊं, बिजनेस में तरक्की हासिल करूं। मैंने दिन रात मेहनत की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अपनी काबिलियत के बलबूते पर आज मैं लंदन के सबसे बड़े होटल का हेड मैनेजर हूँ। उसकी कहानी सुनकर मैं पत्थर की बन चुकी थी। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे गरीब इंसान हूँ। मैंने उसके कदमों में बैठने की कोशिश की और गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझे माफ़ कर दो विवेक, मुझे एक मौका दे दो। मैं कसम खाती हूँ, सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगी। मैं रूहान को छोड़ दूँगी। ये दौलत, ये शोहरत मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। बस तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विवेक पीछे हट गया और मुझे नफ़रत से देखते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है अंजलि, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मुझे एक लालची औरत की ज़रूरत नहीं है, जो बुरे वक्त में मेरे काम ना आ सकी, आज मेरा अच्छा समय होने पर मेरा साथ निभाने की बातें कर रही है। उसने मुझे बताया कि मेरी शादी डॉक्टर वंदना के साथ होने वाली है। अभी सिर्फ सगाई हुई है, अगले हफ्ते ही शादी है। ये सुनते ही मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैंने कहा, नहीं विवेक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पति हो, हम दोनों की शादी हुई थी। उसने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, हमारी शादी तो उसी रात टूट गई थी जब तुम मुझे बीमारी में तड़पता हुआ अकेला छोड़कर चली गई थी। तुमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। तुमने मेरे पैसों से लालच पूरा किया। मैं तो तुम्हें कब का डिवोर्स दे चुका हूँ। डिवोर्स के पेपर अभी भी मेरे पास घर पर रखे हुए हैं। बस तुम्हारा इंतजार था कि कब तुम मुझे मिलो और मैं डिवोर्स के पेपर तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। अब तुम मेरे लिए एक अजनबी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। विवेक ने अपनी बात पूरी की और फिर वो जाने ही वाला था कि उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक चकनाचूर कर दिया था। उसने कहा, तुमने 10 लाख रुपए बचाने के लिए मेरा सौदा किया था ना? तुम्हें क्या लगता था कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है? आज मैं इस होटल का सीनियर हेड मैनेजर हूँ। महीने की 10 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी लेता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है कि मैं तुम जैसों को पैसों में तोल सकता हूँ। वो इतना कहकर अपने केबिन की तरफ बढ़ गया था और मैं वहीं खड़ी उसे जाती देखती रह गई, जैसे किसी ने मुझे जिंदा ही मार दिया हो। आज मेरे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को दुनिया की सबसे गरीब इंसान महसूस कर रही थी। मुझे समझ आ गया था कि मैं जीत कर भी हार चुकी हूँ। मैंने घूमने फिरने का अपना सपना भी पूरा कर लिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अपना सुकून गंवा दिया। मैंने लड़खड़ाते हुए कदमों से रूहान की तरफ देखा, जो अभी तक मैनेजर के इंतजार में बैठा हुआ था, और मुझे उसके चेहरे में अपने हर रिश्ते में सिर्फ मतलब, धोखा और फरेब दिखाई देने लगा। ये बुरे कर्मों का बुरा नतीजा था जो मेरे सामने खड़ा था। मैं अपने पति को मौत के मुंह में छोड़कर भाग गई थी ताकि ऐश की जिंदगी गुजार सकूं, लेकिन वो मुझसे भी आगे निकल गया था और मैं वहीं की वहीं रह गई थी। मैंने अपने आंसू साफ किए। मैं वापस डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी थी, जहां जिंदगी नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा मेरा इंतजार कर रहा था। उस रात होटल से वापस आने के बाद मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल गया था और मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी आ गई थी जो किसी भी महंगी शराब या नींद की गोली से खत्म नहीं हो रही थी। वैसे तो सब कुछ ठीक था और मैं अपनी बिजी जिंदगी में वापस आ गई थी,
लेकिन विवेक के वो शब्द मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बस रहे थे। मैं जीत कर भी हार गई हूँ। ऊपर वाले को शायद मेरा ये घमंड तोड़ना था और मुझे ये बताना था कि समय पर इंसान की कदर ना करके समय निकल जाने के बाद उसकी कदर होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की निशानी है। मुझे अपने सर में दर्द महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड मेरे दिमाग में डाल दी हो, और अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं कटी पतंग की तरह जमीन पर गिर गई थी। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के आईसीयू में थी। मेरा शरीर लाचार हो चुका था। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर तो कोई हरकत ही नहीं कर रहा। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक अजीब सी करकराहट निकली। डॉक्टर ने रूहान को बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से मुझ पर पैरालाइज अटैक हुआ है, जिसने मेरे शरीर के दाएं हिस्से को लाचार कर दिया है। अब मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकूं और ना ही साफ बोल सकूं। मैं वो थी जो अपनी ताकत और जवानी पर घमंड करती थी, और अब मैं एक जिंदा लाश बनकर बिस्तर पर पड़ी थी। शुरू के कुछ दिन रूहान ने अस्पताल में चक्कर लगाए थे, लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए लाचारी और कड़वाहट साफ देख सकती थी, क्योंकि मैं अब वो सुंदर और कामयाब अंजलि नहीं रही थी जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर सकता था, बल्कि मैं अब लाचार और बेबस इंसान थी जो अपनी ज़रूरत के लिए भी दूसरों की मोहताज थी। मेरे दोस्त जिनके सहारे लंदन में मैंने अच्छा समय गुजारा था, वो भी अब मेरे इस बुरे समय में मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अस्पताल की नर्स से अपने परिवार वालों को भी मैसेज भिजवाया था, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। महंगी दवाइयाँ, अस्पताल के खर्चे, सब मिलकर मेरे बैंक बैलेंस को दीमक की तरह चाट रहे थे। और जब अस्पताल वालों को पैसा मिलना बंद होने लगा, तो अस्पताल वाले भी मुझे वहाँ से निकालना चाहते थे। एक शाम रूहान बड़ा बन ठनकर अस्पताल के कमरे में मुझसे मिलने के लिए आया। इस बार उसके हाथ में फूल नहीं थे, बल्कि एक लिफाफा था। उसने मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर मुझे देखा और कहने लगा, अंजलि, तो मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के चांस ना के बराबर हैं, और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अपाहिज इंसान की सेवा करते हुए बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जवान हूँ और मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, इसलिए बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। मैं उसकी बात सुनकर उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये वही इंसान था जो मेरे दिल में उस समय था जब मैं विवेक को छोड़कर यहाँ आई थी। मैंने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की? रूहान ने आगे कहा कि तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे थे वो मैंने तुम्हारे इलाज पर लगा दिए, और अब मेरे पास और गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गुड बाय। वो चला गया था और मैं अपने बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रही, क्योंकि आज मुझे समझ आ रहा था कि जब इंसान को ऐसे वक्त पर छोड़ा जाए जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो कितना दर्द होता है। मेरे पास प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे उठाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बची थी। मेरी गाड़ी, मेरा फ्लैट, सब कुछ मेरे इलाज पर लग चुका था। इसलिए अस्पताल वालों ने भी मुझे वहां से निकाल कर लंदन के एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। मैं जो हमेशा साफ सुथरे बिस्तर पर सोती थी, आज इस गंदे बिस्तर पर सो रही थी। मेरे दाएं हाथ और पैर ने काम करना छोड़ दिया था, और मेरी जुबान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं किसी को पानी कभी नहीं कह सकती थी। मैं घंटों प्यासी पड़ी रहती थी और छत को घूरती रहती थी, और इस तन्हाई के लम्हे में मुझे सिर्फ विवेक की याद आती थी। मुझे याद आता था कि किस तरह वो मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ पर तड़प उठता था, किस तरह वो रातों को जागकर मेरे पास बैठा रहता था, और मैंने उसकी मोहब्बत और उसके प्यार का बदला किस तरह दिया था। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और बार बार कह रहा था कि मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मुझे मरने मत देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। मुझे वो रात याद आई जब वो पानी मांग रहा था और मैं उसे छोड़कर भाग गई थी। आज मैं पानी मांगना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से माफ़ी मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि ऊपर वाला मुझे मौत दे दे। ये ज़िंदगी मेरे लिए नर्क बन चुकी है, लेकिन मौत तो उसे आती है जिसका समय पूरा हो चुका होता है। मुझे तो अभी अपने गुनाहों का हिसाब इसी दुनिया में चुकाना था। मैं वहाँ पड़े पड़े सूख कर कांटा हो गई थी। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मैं किसी भीख मांगने वाली औरत से भी बदतर लगती थी। आसपास के पेशेंट मुझे देखकर अफसोस करते थे कि इसका कोई नहीं है, न रिश्तेदार न दोस्त, और मैं सोचती थी कि मेरे अपने तो थे, लेकिन मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से गंवा दिया। और एक ऐसा अपना था जो मरते हुए भी मेरे साथ रहना चाहता था। वो तो एक हीरा था, शायद उसके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं बना। मैंने खुद अपने हाथों से सोने के बदले पीतल को खरीदा था, और अब वो पीतल भी मुझे जहर लग रहा था। एक दिन अस्पताल में हलचल हो रही थी। नर्स और सफाई कर्मचारी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे,
और मैंने अपने पास लेटे हुए पेशेंट से इशारे से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया कि आज अस्पताल के ट्रस्टी और बड़े डोनर राउंड पर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर की एक टीम अंदर दाखिल हुई। उनके बीच एक सुंदर कपल था, जो पेशेंट के हालचाल पूछ रहा था। मेरी नज़र धुंधली थी, लेकिन जैसे-जैसे वो करीब आए, मेरे दिल की धड़कनें रुकने लगीं, क्योंकि वो डॉक्टर कोई और नहीं, डॉक्टर वंदना थी, जिसके बारे में मुझे विवेक ने बताया था और उसके साथ विवेक भी मौजूद था। मेरे गालों पर आंसू आ रहे थे। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो मुझे देखकर नेगेटिव कमेंट करेगा, ये नफ़रत का इज़हार करेगा, ये शायद डॉक्टर को बताए कि मैं वही ज़ालिम पत्नी हूँ, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खामोशी से मेरे बराबर में खड़े होकर मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में न नफ़रत थी, न बदले की आग थी और ना ही कोई नेगेटिव कमेंट था। वहाँ सिर्फ एक गहरा रहम था, वो जो किसी अच्छे इंसान की पहचान होती है। उसने डॉक्टर वंदना की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि इस पेशेंट का स्पेशल ख्याल रखा जाए, इसके इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और अगर इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पर्सनल फंड से पूरी की जाए। डॉक्टर वंदना ने शायद मुझे पहचाना नहीं था या वो अनजान बन रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। विवेक ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। मैंने हैरानी भरी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में ढेर सारी माफ़ी थी। मैं चीख-चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पछता रही हूँ। देखो, मेरा क्या हाल हो गया। विवेक ने शायद मेरी आंखों की ज़ुबान पढ़ ली थी। उसने धीमे से बस सर हाँ में हिला दिया था, जैसे कह रहा हो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि ऊपर वाला तुमसे बदला ले चुका है। उसने अपनी पॉकेट से एक टिश्यू निकाला और मेरी साइड टेबल पर रख दिया और फिर पलटकर अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। मैं गर्दन मोड़कर उसे जाता हुआ देखती रही, जहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गया। मैं इस वार्ड में अकेली रह गई, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया था कि ये मेरा अंजाम है। मैंने जिस आदमी को कमज़ोर समझकर पैरों तले रौंदा था, आज वो आसमान की बुलंदियों पर था और मेरा मसीहा बनकर मेरे सामने आया था। और मैं जिसने दौलत के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए सब कुछ ठुकराया था, आज कोड़ी-कोड़ी की मोहताज हो गई थी। ये एक सच्ची हकीकत है, जो इंसान को उस मुकाम पर लाकर खड़ा करती है, जहाँ से उसने ज़ुल्म की शुरुआत की होती है। और आज मैं दुनिया के लिए एक जिंदा लाश बन चुकी हूँ। मेरी हालत देखकर बहुत से ऐसे लोगों को सबक मिलेगा, जो अपनों की कदर नहीं करते और उनके कठिन समय में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने थोड़े से लालच के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।